नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जब चर्चा इस बात को लेकर चल रही है कि अब बीजेपी के मिशन दक्षिण का क्या होगा और उन 129 सीटों का क्या होगा जिसके इर्द गिर्द मोदी और शाह ताना बाना बुन रहे थे, खास तौर से अन्नामलाई के इस्तीफा देने के बाद, जब इन तमाम बातों को लेकर बाजार गर्म है, उस समय नरेंद्र मोदी के विश्वस्त सिपहसालार अमित शाह ने जो दांव चला है उसने चारों खाने चित कर दिए हैं उन सभी लोगों के जो इस बात की आस लगाए बैठे हुए थे कि अब बीजेपी के लिए ये जो दक्षिण वाला मिशन है वो पूरी तरह से विफल होने जा रहा है। उन लोगों को सबसे बड़ा झटका देने जा रहे हैं, या मैं यूं कहूं कि दे दिया। किसने? बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने। सवाल उठता है कि क्या हुआ। तो चर्चा पहले अन्नामलाई से शुरू करता हूं, फिर पवन कल्याण पर आता हूं, क्योंकि पवन कल्याण ने खुला ऐलान किया है कि किसकी औकात है कि वो उन्हें तेलंगाना आने से रोक ले। लेकिन उस किस्से पर मैं बाद में आऊंगा। पहले अन्नामलाई वाली कहानी जान लेते हैं, क्योंकि अन्नामलाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिल चुके हैं। और जब हम ये बात आपसे कर रहे हैं, यानी ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये तकरीबन 9 सवा 9 बजे की है, उस समय जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनके साथ अन्नामलाई की दूसरी मुलाकात मुमकिन है। पहली मुलाकात का जो किस्सा है वहां से मैं पूरी बात शुरू करता हूं और फिर आपको समझाता हूं कि दरअसल बीजेपी के चाणक्य ने कौन सा गेम खेल दिया है। देखिए, ये तो चर्चा तकरीबन 1-1.5 महीने से चल रही है। खास तौर से जो लोग तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को देख और समझ रहे हैं वो कह रहे थे कि अन्नामलाई नाराज है, और फिर ये हुआ कि वो पार्टी बनाने जा रहे हैं। इसी बीच वो दिल्ली पहुंचते हैं, यानी 2 जून को उनकी नितिन नवीन से मुलाकात होती है। खबर आई कि उन्होंने 4 या 5 पेज का अपना इस्तीफा सौंपा है, लेकिन जो जानकारी है वो ये कि इस्तीफा सौंपा नहीं, इस्तीफा पर बात उन्होंने की है, नितिन नवीन के सामने रखी है। फिर उनकी मुलाकात बीएल संतोष से होती है। बीएल संतोष वो शख्स है जो अन्नामलाई को बीजेपी में लेकर आए, ठीक है। तो एक तरह से कहा जाए कि वही उनके पॉलिटिकल गुरु हैं। तो उनसे भी उनकी बातचीत हुई, उन्होंने भी उनको समझाया। उसके बाद में वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने गए। आप वो तस्वीर देखिए, वो सोशल मीडिया पर तैर रही है, तमाम अखबारों ने उसको उठाया है। वो तस्वीर बता रही है कि मुलाकात बड़ी सहज है। अन्नामलाई, देखिए, अन्नामलाई कुछ चाहते हैं और बीजेपी कुछ सोच रही है। अन्नामलाई क्या चाहते हैं? देखिए, अन्नामलाई ने पहले ही कहा था कि जो द्रविड़ पॉलिटिक्स है उसका पराभव हो चुका है, और ये बात थलपति विजय की जीत ने साबित कर दी कि अन्नामलाई दूर तक देख रहे हैं। और इस बात का कायल है बीजेपी का लीडरशिप। बीजेपी समझ रही है कि अन्नामलाई जो है वो दक्षिण में जो भाजपा का एक शून्य पैदा हुआ है, बीजेपी का मैं कह रहा हूं, बीएस येदियुरप्पा के बाद, उस शून्य को भरने की, और खास तौर से ये जो द्रविड़ पॉलिटिक्स है उस द्रविड़ पॉलिटिक्स को तोड़कर बीजेपी के लिए वहां रास्ता बनाने का अगर किसी में पोटेंशियल है तो वो अन्नामलाई है। और ये देखिए, ये ऐसा नहीं है कि कपोल कल्पना है। 2029 से 2024 का अगर आप सफर देखें तो 3.5% पर रहने वाली बीजेपी तमिलनाडु में 11.5% पर पहुंच जाती है। आप उछाल देखिए, इतना जबरदस्त उछाल आया किसमें? वोट शेयर में। बीजेपी ने प्रयोग किया। प्रयोग क्या था कि एआईएडीएमके के साथ अन्नामलाई नहीं चाहते थे कि संबंध रहे, लेकिन बीजेपी को लगा कि नहीं, इतना लंबा समय क्यों लिया जाए, एक बार प्रयोग करके देख लिया जाता है। तो अन्नामलाई को अध्यक्ष पद से हटाया गया और जो दूसरे शख्स हैं उनको बनाया गया। क्या हुआ कि 2026 का जब नतीजा आया तो 3% वोट गिर गया बीजेपी का। तो देखिए,
अन्नामलाई की दो बातें साबित हुई। एक तो ये कि द्रविडियन पॉलिटिक्स का युग खत्म हो रहा है, और दूसरा अन्नामलाई सबसे बड़ा चेहरा है वहां पर बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स के। ये दो चीजें उन्होंने स्थापित कर दी। तीसरी जो बड़ी चीज निकल कर आई वो ये कि तमिलनाडु का जो युवा है वो अन्नामलाई की तरफ देख रहा है। देखिए, बीजेपी की जो लीडरशिप है ना, और उसमें भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये कमाल के नेता हैं साहब। ये बहुत दूर तक देखते हैं। वो एक चीज भाप गए हैं कि जो पॉलिटिक्स है तमिलनाडु की, उसमें भले ही द्रविड़ पॉलिटिक्स का पराभव हो रहा हो, लेकिन वहां का जो जनमानस है वो अभी भी जो जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उन्हें लेकर एक एलियन वाली दृष्टि है उसकी। तो उस एलियन वाली दृष्टि को कैसे तोड़ा जाए? आप देखिए, द्रविड़ पॉलिटिक्स का पराभव है, लेकिन बीजेपी को नहीं चुना गया। ये आप समझिए, बड़ी गूढ़ पॉलिटिक्स है ये, जिसको लोग हंसी में उड़ा दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं बहुत भारी विश्लेषक हूं, लेकिन आप ये समझिए कि अगर वहां डीएमके का विकल्प एआईएडीएमके नहीं हो सकता है, कांग्रेस नहीं हो सकता है, बीजेपी नहीं हो सकता है। उन्होंने किसको चुना? उन्होंने एक नई नवेली पार्टी को चुना, टीवीके को। यानी वहां पर नाराजगी है, द्रविड़ पॉलिटिक्स से मोह भंग हुआ है, लेकिन उनका मोह जो है वो राष्ट्रीय पार्टियों से नहीं है, इसीलिए उन्होंने उनको नहीं चुना, एक नए दल को चुना। ये बात बीजेपी बखूबी समझ रही है। और अन्नामलाई एक बड़े विकल्प के तौर पर उभर सकते हैं। ये वैसे ही होगा जैसे एमजीआर बनाम करुणानिधि हुआ था। यहां स्पेस है बीजेपी के लिए, और वो स्पेस अगर सीधे सीधे मिलता है तो ठीक, और अगर अन्नामलाई के लॉन्चिंग से मिलता है तो भी इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट जो काम है वो ये कि हिंदुत्व की विचारधारा का परचम लहराए। और इस लिहाज से जो अन्नामलाई की मीटिंग हुई है वो मीटिंग बड़ी महत्वपूर्ण है। अमित शाह ने कहा है, अगर मैं जेनजी की भाषा में कहूं, कि जस्ट चिल ब्रो, यानी इत्मीनान रखिए आप। ये देखिए, इत्मीनान रखिए वाला जो मसला है वो बड़ा है। और अन्नामलाई ने कहा था कि हम 4 जून तक फाइनल करेंगे। तो आप ये मानकर चलिए कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में लंबी लकीर बीजेपी खींचने जा रही है अन्नामलाई के सहारे। और दूसरा देखिए, जो लोग दक्षिण की बात कर रहे हैं, मैंने अपने पिछले कार्यक्रम में भी कहा था कि 10 मई को पीएम पवन कल्याण के घर यूं ही नहीं गए थे। दरअसल 42 लोकसभा सीटें हैं, अगर आंध्रा और तेलंगाना मिला लिया जाए तो। इन 42 लोकसभा सीटों पर पीएम की सीधी नजर है कि एनडीए को इन सारी सीटों को जीतना होगा। और जो पवन कल्याण है वो कापू बिरादरी से आते हैं। अगर आप आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को मिला लीजिए तो 18% आबादी है। आप समझिए कि ये बड़ी पॉलिटिक्स है, तो खेल बड़ा है। अब आप देखिए कि आंध्र प्रदेश का चार्ज सीधे सीधे, माफ करिए, तेलंगाना का चार्ज पवन कल्याण को मिल गया है। अभी हमने 2 दिन पहले चर्चा की थी कि बीजेपी विचार कर रही है दक्षिण को लेकर। तो साहब, विचार में सारी चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू महिला आरक्षण अपनी पार्टी में लागू करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ अन्नामलाई ने जो है मोर्चा खोल रखा है। वो मोर्चा, ये ध्यान रखिएगा, बीजेपी के खिलाफ नहीं है, वो मोर्चा बीजेपी की धारा को आगे बढ़ाने वाला है। और तीसरी तरफ पवन कल्याण खड़े हैं। एक साथ अगर आप देखें तो बीजेपी जो है वो सीधा सीधा कितनी सीटों पर आप ये कहें कि दांव खेलने जा रही है? 42 तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और तमिलनाडु में 39। सीधा सीधा साहब 81 सीटें, और 28 आप जोड़ लीजिए कहां की? कर्नाटक की। कितना हो गया भैया? 81 और 28, 110 सीटें साहब, 110। ये देखिए, ये गणित बहुत जबरदस्त चल रहा है। मामला जो है ये बहुत पेचीदा है। माफ करिए, 109 सीट, मामला बहुत पेचीदा है।
तो इसलिए ये जो अन्नामलाई वाला गेम है, ये जो पवन कल्याण वाला गेम है, ये जो चंद्रबाबू नायडू वाला गेम है, इसे समझने की ज़रूरत है। ये मामला सुपरफिशियल नहीं है, ये मुलाकात यूं ही नहीं हुई है कि अन्नामलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समझा रहे हैं और पवन कल्याण को पीएम समझा कर आ चुके हैं और चंद्रबाबू नायडू को संदेश दिया जा चुका है। ये खेल जो है वो 109 सीटों पर चल रहा। तो ये है साहब। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है, ज़रूर साझा करिएगा।